आफ्टरनून क्लास। कल हमने क्या पढ़ा था? इम्प्योरिटीज पढ़ा था, ठीक है। इम्प्योरिटीज में क्या क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज और फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज क्या क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया था। आज क्या पढ़ेंगे हम? सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज, मतलब इम्प्योरिटीज होते हैं, चलो ठीक है, ये फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन मैटर, अनवांटेड पार्टिकल्स, ये सब चलो ठीक है, इम्प्योरिटी तो है, लेकिन वो आते कहाँ से हैं? का कोई तो सोर्स होता होगा ना, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे किसमें? सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज में। क्या कहता है कि पहला जो आपका सोर्स है वो क्या है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब समझते हो क्या क्या होता है? जैसे कोई भी सामान जो हम खरीदते हैं, बाई करते हैं किसी चीज को बनाने के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, क्या अफेक्ट कर सकता है? मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कि हम उससे बना रहे होते हैं तो उस प्रोसेस में भी क्या होगा? इम्प्योरिटीज आ सकता है। तो जैसे कि पहला उसमें क्या होगा? रिएक्शन वेसल। रिएक्शन वेसल क्या होता है? रिएक्शन वेसल, जो रिएक्शन के टाइम पे हम वेसल्स का यूज करेंगे, जैसे आप लिमिट टेस्ट कर रहे थे ना, तो उसमें टेस्ट और स्टैंडर्ड के लिए आपने यूज किया था क्या? बीकर किया था, ये सब किस में आ जाएंगे? वेसल्स में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका रिएजेंट यूज, अब जो रिएजेंट यूज होगा, ठीक है, उसके बारे में से भी इम्प्योरिटीज आ सकते हैं, ओके। उसके बाद है आपका सॉल्वेंट यूज, ठीक है, कौन सा सॉल्वेंट जो है आप यूज कर रहे हो उसके अंदर भी इम्प्योरिटीज हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब देखो, इम्प्योरिटीज जो भी होते हैं, अब वहां पे मतलब कि कॉमन सी बात है कि सॉल्वेंट चाहे कुछ भी हो, वेसल्स हो, मतलब कोई बीकर हो, कोई भी चीज हो, कोई मटेरियल हो, उसमें इम्प्योरिटीज आ सकते हैं। क्या बोला है? क्या? सॉल्वेंट यूज, जो भी आपका सॉल्वेंट यूज है उसमें भी आपका इम्प्योरिटीज होगा। उसके बाद है आपका इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो यूज करोगे उसमें भी इम्प्योरिटी है। उसके बाद है आपका मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स। मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स में क्या आता है? पहला है आपका पर्टिकुलेट कंटामिनेशन। पर्टिकुलेट कंटामिनेशन का मतलब क्या होता है? अनवांटेड टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स इन समथिंग, मतलब कोई चीज में जब सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं अनवांटेड, जिसको आपकी जरूरत क्या होती है वही तो होता है अनवांटेड पार्टिकल्स, जब वो सॉलिड के फॉर्म में आपके प्रोडक्ट में आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पर्टिकुलेट कंटामिनेशन। उसके बाद है आपका प्रोसेस एरर, ठीक है। प्रोसेस एरर क्या होता है? ये आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग और हैंडलिंग के टाइम पे, जब आप उसको बना रहे होते हैं हो, या बना हुआ प्रोडक्ट को जब आप एक जगह से दूसरी जगह कर रहे होते हो, ठीक। उसके बाद है आपका तीसरा पैकिंग एरर। मान लो जब बनाओगे तो उसके बाद उस सामान को पैक भी तो करोगे ना, तो जो एरर आएगा जैसे कि रॉन्ग पैकिंग, इनकरेक्ट लेबल और सील, डैमेज्ड पैकेजिंग, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि रॉन्ग पैकिंग मतलब क्या? तो कोई अब जिसका पैकेजिंग है वो हमने किया नहीं, कि मतलब पैकिंग करना था हमको किसी और मटेरियल वेसल्स में या कंटेनर में, पैक कर दिया हमने किसी और में। उसके बाद है आपका इनकरेक्ट लेबल, मतलब कि इनकरेक्ट लेबल है कि मतलब जो लेबल हमको लगाना चाहिए था, यूज करना चाहिए था, वो लेबल ना लगा के हमने दूसरे लेवल का यूज किया। उसके बाद है डैमेज्ड पैकेजिंग, मतलब पैकेजिंग तो किया है लेकिन उसमें क्या है? डैमेज है, मतलब इधर से उधर से कुछ उसमें लीकेज है या कोई भी तरीके का डैमेज है तो वो किसमें आएगा? डैमेज पैकेजिंग में। उसके बाद आपका क्रॉस कंटामिनेशन। क्रॉस कंटामिनेशन क्या होता है? क्रॉस कंटामिनेशन में क्या आएगा? जर्म्स, केमिकल और हार्मफुल सब्सटेंसेस आर अनइंटेंशनली ट्रांसफर। जब आपके क्या होते हैं, जर्म्स वगैरह या केमिकल्स वगैरह, हार्मफुल सब्सटेंस वगैरह, क्या होगा, कोई भी केमिकल या प्रोडक्ट में एंट्री ले लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रॉस कंटामिनेशन। उसके बाद है माइक्रोबियल कंटामिनेशन, ठीक है। माइक्रोबियल कंटामिनेशन में क्या आएगा? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद लाइक जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ठीक है, ये सब किस में आएंगे? हाँ। उसके बाद आपका इम्प्रॉपर स्टोरेज। इम्प्रॉपर स्टोरेज क्या हुआ? तब सही तरीके से उसको स्टोरेज जितने सेल्सियस पे रखना था वहां नहीं रखा, अगर रूम टेम्परेचर है तो उसको उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, ये सब आपका किस में आ जाएगा? हाँ। तो इसमें उसके बाद जैसे कि वो ए और बी में बांटा है, क्या क्या आ सकता है? टेम्परेचर इफेक्ट और रिएक्शन विद कंटेनर मटेरियल। मतलब मान लो कि कंटेनर हमने रखा है, उसके साथ ही हमारा मटेरियल जो है वो रिएक्ट करने लगा, ठीक? तो उसका हो गया। और दूसरा होगा टेम्परेचर इफेक्ट, मतलब टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है आपके प्रोडक्ट पे, क्या स्टोरेज में। उसके बाद आपका 5 का एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन में क्या क्या आएगा? पॉल्यूशन और प्रेजेंस ऑफ
हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, किसमें, एयर में, जब हवा में आपके मतलब ऐसे कुछ पॉल्यूशन होते हैं या हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। क्योंकि वो जो कंटामिनेशन है वो कहाँ से आया, वो जो इम्प्योरिटी है वो कहाँ से आया। अब है आपका डेलिब्रेटेड एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब तो सबको पता होगा क्या होता है। एडल्ट्रेशन मतलब एक ओरिजिनल चीज में सेम दिखने वाली चीज को मिला दिया, मिलावट एक तरह से, कि मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक आप उसको यूज नहीं करते, ठीक। उसके बाद है आपका, अब देखो ये तो आपने शॉर्ट टर्म में पढ़ा कि चलो रॉ मटेरियल से इम्प्योरिटीज आते हैं, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हजार से आते हैं, प्रॉपर स्टोरेज से आते हैं, एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से आता है, डेलिब्रेटेड एडल्ट्रेशन से आता है, ठीक। तो आपने शॉर्ट में पढ़ लिया, लेकिन आता कैसे है इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला आपका क्या था, कहाँ से इम्प्योरिटीज आता है, रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल सबको पता है ना। तो आप देखो क्या है, द इम्प्योरिटी इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल ए पास ऑन टू द फाइनल प्रोडक्ट थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हेंस द फाइनल प्रोडक्ट में फाउंड टू बी कंटामिनेटेड विद, क्या कहता है कि द इम्प्योरिटी इज, कि कोई भी रॉ मटेरियल होता है, जैसे मान लो कि कोई चीज खरीद के लाते हो, सामान खरीद के लाते हो, तो सबसे पहले क्या करते हो, कोई कपड़ा ही लाते हो तो बोलते हैं कि पहले साफ कर लो तब पहनना, है ना। या कोई बर्तन ही लाते हो, पहले उसको धोते हो उसके बाद उसमें खाना बनाते हो, ठीक। तो इसी तरह से जब रॉ मटेरियल जो आता है वो आते के साथ उसमें तो वो प्रेजेंट रहता है पहले से ही, कह रहा है ना कि द इम्प्योरिटी इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल, पहले से ही वो रॉ मटेरियल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये पास ऑन टू द फाइनल प्रोडक्ट, अब उसकी प्रेजेंस कहाँ चली जाएगी, फाइनल प्रोडक्ट में। कब चली जाएगी, जब हम उसको फाइंड आउट करके निकालते नहीं है तब। अगर हम उसको बीच में ही निकाल लेते हैं तो चीजें फाइनल प्रोडक्ट में नहीं जाएगी। अब आप प्रोसेस में इम्प्योरिटी निकालने का काम कर सकते हो, जब एक बार फाइनल प्रोडक्ट बन जाए तो क्या इम्प्योरिटी निकाल सकते हो उससे, नहीं निकाल सकते, ठीक। कहता है कि फाइनल प्रोडक्ट थ्रू द, कैसे जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट में कैसे जाएगा, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, हेंस द फाइनल प्रोडक्ट में फाउंड टू बी कंटामिनेटेड। अब ये जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से होते हुए जब इम्प्योरिटी जाएगी उसमें, जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि एग्जांपल में यहाँ लिया है कि जिंक सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग आइदर जिंक ऑक्साइड और जिंक मेटल विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फेट को किसके साथ किया है, सल्फेट और किसको लिया है, H2SO4 को कंबाइन किया, ठीक है। कंबाइन किया उसके बाद यहाँ पे आपका क्या मिला, सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक, दोनों को क्या किया इसने, क्या किया, देखो पढ़ो, जिंक सल्फेट इज प्रिपेयर्ड, सल्फेट ये जो है वो आपका क्या है, सल्फेट है, ठीक। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए, आपने क्या किया, जिंक सल्फेट को बनाने के लिए हमने जिंक ऑक्साइड या जिंक मेटल को किसके साथ रिएक्ट करवाया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना आपका, जिंक सल्फेट बना, और H2O क्या होता है, वाटर, और SO2, हाँ, ठीक। रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम भी है, हाँ, कहाँ पे, हाँ, H2SO4, नहीं वो वाटर का बैलेंस किया गया है, बैलेंस करना सीखा नहीं है, देखो Zn और H2SO4, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है और कितने सल्फेट है, ठीक। अब यहाँ पे कितना आया, अब Zn आ गया, SO4 आ गया, बचा क्या है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देखो ये तो SO4 आ गया यहाँ से उठ के यहाँ, अब यहाँ पे इसके पास क्या बचा है, वो आ गया कहाँ पे आपका, जब यहाँ पे देखो ये जो है ना 2 मतलब आपका लिखा है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो SO4 कितना होगा यहाँ पे,
तो अब गिनो कितना है, कितना हो जाएगा SO4। देखो यहाँ पे क्या किया है कि H2O कितना हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन है यहाँ। उसके बाद वो कितना है, सल्फेट कितना है, 4 है। तो यहाँ पे 4 है सल्फेट आपका। अच्छा ठीक है, आपने तो बोल दिया। उसके बाद SO2 यहाँ कहाँ से आया, ब्रैकेट में लिखा हुआ तो है, वो तो है ही, लेकिन मतलब कि आपने बोला कि मतलब यहाँ पे 4 है, तो फिर ठीक है 4 SO4 तो यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या आया, वैलेंसी को बैलेंस किया जाता है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया, हुआ ना। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हुआ आपका, 2 हुआ। ऑक्सीजन यहाँ कितना हुआ, यहाँ आ गया 4। ठीक है, अब ये साइड में लिखा है वो जिंक सल्फेट जो आपका सॉलिड के फॉर्म में है, और ये जो आपका लिक्विड के फॉर्म में है, और ये जो आपका है वो गैस के फॉर्म में है। सिंपल सी बात है, Zn को किससे अटैच किया, SO4 के साथ। अब इसके पास क्या बचा, H2O। तो ठीक है, हमारे हिसाब से था कि मतलब मैम वहां 4 है ना, तो फिर यहाँ SO2 कैसे आएगा, कैसे आया सिमरन, वैलेंसी को कैसे मेंटेन करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, वो जब मल्टीप्लाई होता है तो वो जो रहता है वो सब क्या होता है, डबल हो जाते हैं। उसके वजह से उसकी वैलेंसी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे इसने सिर्फ SO4 रखा ना, उसके बाद 2H2O आपका ये जो बचा हुआ 2 हाइड्रोजन वो यहाँ कहाँ उठ के आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, H2SO4, तो H2SO4 जब आया तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, और सल्फर, अब वो 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, नहीं, वही तो, ये H2 कहाँ से आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आया, अगर वहां पे 4 है सल्फर तो आपके हिसाब से यहाँ पे कहाँ से आया, मतलब तुमने बैलेंस करना नहीं सीखा है। ये कोई आंसर है कि मतलब याद नहीं है। इसको मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था ना, तो आप में से किसी को याद नहीं है। अब मैं फिर से इसका वैलेंसी मेंटेन करना सिखाऊं, नहीं ना, बोलो। जब तक पॉइंट क्लियर नहीं होता है कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, यही बात है, मतलब कि तो समझना कुछ है नहीं। जब मैंने बोला था कि इसको पढ़ लेना, फिर भी नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, पढ़ाना, रुको, Zn हो गया, H2SO4 हो गया, ZnSO4, 2H2O, 2SO2, मतलब एक Zn है आपके पास, एक Zn आपका आ गया, SO4 कितना है आपके पास, 2 सल्फर है, 8 ऑक्सीजन है, तो उसमें से हमने SO4 यहाँ उठा के 1 रखा। ठीक, उसके बाद 2H2O हमने कहाँ उठा के रखा, यहाँ रखा। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, और 4, 6। अब 2 ऑक्सीजन आपके पास और बचा है, और 1 सल्फर बचा हुआ। ठीक, तो आपने उसको यहाँ पे SO2 बनाया, तो वो आपका क्या हो गया, किसके फॉर्म है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस होता है, इसलिए गैस है आपका। ये जो आपका है ये लिक्विड है, और ये आपका सॉलिड है। अभी क्लियर है सबको, ये जो है आपस में मल्टीप्लाई होगा, जिससे उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक, कोई डाउट, देखो Zn को जिंक मेटल या जिंक ऑक्साइड कैन बी हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। क्या Zn और जिंक ऑक्साइड के पास भी मतलब बहुत कम मात्रा में इम्प्योरिटीज हो सकता है। ठीक है, अब इम्प्योरिटी कौन सी होगी, लाइक एल्यूमिनिया, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, निकल एंड आर्सेनिक, ये सब इम्प्योरिटीज आपके किस में होंगे,
जिंक मेटल में और जिंक ऑक्साइड में, ठीक। अब दीज में कम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड रिमेन द फाइनल प्रोडक्ट। अब ये सब आएंगे कहाँ से? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएंगे और फाइनल प्रोडक्ट में चले जाएंगे। कैसे अगर आप इसको नहीं निकालते हो तो उसके बाद है आपका मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ा था आपने क्या? पहला था आपका रिएक्शन वेसल, ठीक है, वो वेसल जिसमें आप रिएक्शन को करवाओगे, ठीक है। कहता है कि द रिएक्शन वेसल इज एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बी मेटेलिक सच एज कॉपर, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड। अब जो वेसल है वो किसी भी चीज के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मेटेलिक हो सकते हैं, जैसे कि कॉपर, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम या लेड, ठीक है। आप कह रहे हैं सम रिएजेंट एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रिएक्ट विद मेटल। ऐसे रिएजेंट हो सकते हैं जो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाए, ठीक है। तो टू फॉर्म कोरोजन एंड पासिंग ट्रेसेस ऑफ मेटल्स इन द सॉल्यूशन दैट कंटेनिंग द फाइनल प्रोडक्ट। अब वही जो आपका ट्रेसेस है वो कहाँ आएगा आपका? अब वो ट्रेसेस जो है वो तो इम्प्योर है ना, वो इम्प्योरिटी के रूप में आपके किस में जाएगा और उसके वजह से आपका फाइनल प्रोडक्ट कंटामिनेट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सिमिलरली ग्लास वेसल्स, अब यहाँ तो आपको मेटेलिक वेसल के बारे में बताया, अब ग्लास वेसल्स के बारे में इसने बोला। सिमिलरली ग्लास वेसल्स में गिव ट्रेसेस ऑफ अल्कली। किसका ट्रेस देगा? अल्कली। अल्कली क्या होता है? बेस, ठीक है। द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में वो क्या करेगा? बेस का ट्रेसेस छोड़ेगा, जिसके जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड लीचेस आउट अल्कली फ्रॉम बोरोसिलिकेट ग्लास। अगर बोरोसिलिकेट ग्लास का आप यूज करोगे इसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो वो आपका क्या करेगा? अल्कली को प्रोड्यूस, जिसकी वजह से आपका रिएक्शन जो है वो अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। कह रहा है ना कि ये जो आपका इम्प्योरिटी होगा वो किसके फॉर्म में होगा? अल्कली के फॉर्म में, ठीक है। किसमें? ग्लास के बॉटल में। अगर मान लो ग्लास का, जैसे बोरोसिलिकेट ग्लास क्या होता है पता है? देखा है कभी? हमारा है बोलने में, देखे हैं लैब में जितने भी कर हैं क्या है सारे, हम आता है गुण। देखो अपने आप को देखो, मतलब बोरोसिलिकेट ग्लास, मतलब सीधा बोल दिया नहीं पता, क्या बोल दी नहीं पता, जबकि रोज उसमें लैब करने जाते हो और पता है कि बोरोसिलिकेट ग्लास लैब कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस ग्लास में किस बीकर में कर रहे हैं। उसके बाद क्या है आपका? रिएजेंट यूज। मतलब रिएजेंट यूज मतलब क्या था? हमने रिएजेंट बॉटल में आपका रिएजेंट बनाया था, जब हमारे पास कुछ कुछ नहीं था उसको ऐड करके हमने एक रिएजेंट बनाया है ना लैब में, तो आप लोगों ने खराब भी कर दिया था, है ना। तो रिएजेंट को हम क्या कहते हैं? रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। अब रिएजेंट जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन सोल्यूबल अल्कली। सोल्यूबल अल्कली क्या हो गया? सोल्यूबल बेस, ठीक है। तो एज इम्प्योरिटी दैट अराइजेस फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट एम्प्लॉयड इन द प्रोसेस, जब आप सोडियम कार्बोनेट को प्रोसेस में लाओगे तो उससे आपका कौन सा इम्प्योरिटी आएगा? अल्कली का इम्प्योरिटी आएगा, ठीक। अल्कली क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद सोडियम कार्बोनेट। द प्रोडक्ट शुड कंटेन सोल्यूबल कार्बोनेट, देयरफॉर द फाइनल प्रोडक्ट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूबल अल्कली। अब मतलब कि जब भी ये क्या करेगा? अल्कली को कंटेन करेगा, तो वो अल्कली क्या होता है? आपका प्योरिटी होता है। तो ये जो आपका इम्प्योरिटी है वो कहाँ जाएगा? आपका फाइनल प्रोडक्ट में, विच कैन नॉट बी रिमूव बाय। अब आप उसको कितना भी साफ कर लो, क्लीन कर लो, वो रिमूव होने वाला नहीं है। अब है सॉल्वेंट यूज, मतलब कि कौन कौन सा सॉल्वेंट आप करते हो, ठीक है। देखो मोस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल, सबसे ज्यादा सॉल्वेंट का क्या है? सबसे मतलब जो ऐसे ही मिल जाता है और मतलब ना हमको उतना, मतलब उसके लिए ना उसका कीमत ज्यादा होता है, वाटर। कहता है कि मोस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस आर प्रिपेयर्ड इन सॉल्वेंट, कि अधिकतर से अधिकतर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस किए जाते हैं सॉल्वेंट में किए जाते हैं। अब कहता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट्स एम्प्लॉयड इन द प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या होता है कि आपका सॉल्वेंट को यूज किया जाता है किसको? चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे रिएक्शन इंटरमीडिएट है, दोनों को बनाने के लिए आपको सॉल्वेंट चाहिए, ठीक। कहता है कि वाटर इज द चीपेस्ट सॉल्वेंट एंड कैन बी मेजर सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। जब भी कोई चीज सस्ता होती है तो ऐसे तो वो सस्ता नहीं होता है ना, कमियां होती है तभी सस्ता होता है। तो इसीलिए कहता है कि वाटर इज द चीपेस्ट
सॉल्वेंट, सबसे सस्ता सॉल्वेंट है, डिस्टिल वाटर यूज करते हो, सर करते हो ना, या बीकर वगैरह धोने के लिए आप टैप वाटर यूज करते हो ना? क्या वो सारे प्योर होते हैं? इसलिए कहता है कि चीपेस्ट तो है, सस्ता तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, भी लेके आएगा। उसके बाद कहते हैं कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर, आप वाटर के भी अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है? आपका एक टैप वाटर हो गया, टैप वाटर कौन सा, का पानी, कोई किसका इम्प्योरिटी रहेगा आपका, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, कार्बोनेट, सल्फेट, फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा ये इम्प्योरिटी, जो ये सारे रहेंगे वो किसके फॉर्म में रहेंगे, आयंस, आयंस की तरफ रहेंगे, ठीक है? जैसे निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है ना, किसका पॉजिटिव चार्ज है और किसका नेगेटिव चार्ज है, बताओ मुझे, कैल्शियम का, कैल्शियम में पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम में क्लोराइड में नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है? तो ये सब आपके आयंस के फॉर्म है, और वो चार्जेस को हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं, ठीक है? तो उसके बाद कहते हैं द यूज ऑफ वाटर इन लार्ज स्टेट कैन लीड टू कंटामिनेशन ऑफ फाइनल। अब मान लो कि अगर आप लार्ज अमाउंट में या लार्ज स्टेट करते हो यूज उसको, तो कंटामिनेशन भी जो होगा वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है? तो उसके बाद कहता है कि सॉफ्टन वाटर, इफ क्या कहता है कि इट इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम डाइवेलेंट आयंस, डाइवेलेंट आयंस क्या होते हैं आपके, डाइवेलेंट आयंस था हुआ है के पास, या तो दो कटायन होगा या तो दो आयन होगा, लेकिन जब भी होगा दो होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइवेलेंट, डाई का मतलब दो, वैलेंस का मतलब वैलेंसी उसकी कितनी होगी, ठीक है? तो इसमें जब भी होगी डाइवेलेंट उसको कहते हैं जिसमें या तो ये जो भी चार्ज कैरी करेगा, चाहे निगेटिव हो या चाहे पॉजिटिव हो, क्या करेगा, दो चार्ज कैरी करेगा, ठीक है? तो जैसे कि इसमें से एग्जांपल भी दिया आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम, बाद आपका बट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, चलो इसका एग्जांपल दो दिया, लेकिन इसके साथ साथ ये सोडियम और क्लोराइड को भी इंक्लूड करके चलता है, ठीक है? आप कहते हैं कि डीमिनरलाइज वाटर, वाटर क्या होता है, आयन एक्सचेंज मेथड से इसको प्रिपेयर किया जाता है। आयन एक्सचेंज में क्या होता है, आयन क्या होता है, तब एक दूसरे के साथ वो आयन को एक्सचेंज करेगा, तब अगर वो हमको पॉजिटिव दे रहा था हम उसको, तो इस तरह से आयन का एक्सचेंज होगा, ठीक है? कहता है कि डीमिनरलाइज्ड वाटर जो है आपका किससे प्रिपेयर होता है, एक्सचेंज में, आयन एक्सचेंज मेथड एंड फ्री फ्रॉम सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट एंड कार्बोनेट। ये जो वाटर होता है ये इन सब चीजों से फ्री होता है, ठीक? कहता है कि इट में हैव पायरोजन, पायरोजन क्या होता है, पायरोजन क्या होता है, पायरोजन तो आपको आपके बॉडी में फीवर, जैसे आपके बॉडी में फीवर हो जाता है, ठीक है? फीवर को कॉज करने का काम करता है बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, ठीक है? इसमें कहता है कि जो आपका हाइट में है पायरोजन, पायरोजन हो सकता है, उसके बाद बैक्टीरिया हो सकता है या ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी हो सकते हैं। अब कहता है कि इट इज बेटर देन टैप वाटर बट ऑफ दिस वाटर माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में कंटामिनेट द फाइनल। कहता है कि टैप वाटर से तो अच्छा होता है, लेकिन अगर आप इसको करोगे किसमें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसमें क्या होगा कि आपको वाटर माइक्रोब्स और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज रहेंगे, जिसके वजह से आपका फाइनल प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। अब है इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स क्या होता है, वाटर सबको पता है क्या होता है, किसी भी तरह का इम्प्योरिटी से फ्री होता है ना, तो उसको हम बेस्ट सॉल्वेंट मानते हैं। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्या होता है, रिएक्शन के टाइम पे होता है लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में उसकी प्रेजेंस नहीं होती है, तो हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं। कहता है कि समटाइम्स एन इंटरमीडिएट सब्सटेंस प्रोड्यूस
काम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंटामिनेट, अब जब मैन्युफैक्चर तो आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की बनते हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो अफेक्ट हो सकता है, और वो अफेक्शन किस में जाएगा, एक फाइनल प्रोडक्ट में। अब जैसे एग्जांपल लिया है, पोटेशियम आयोडाइड इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ आयोडाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब उसमें तीसरा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स। मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स में क्या आएगा, आप लोगों ने पढ़ा था, कंटामिनेशन फ्रॉम पर्टिकुलर मैटर, उसके बाद एरर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसके बाद पैकिंग एरर, क्रॉस कंटामिनेशन और कंटामिनेशन, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा क्या है, इम्प्रॉपर स्टोरेज। इम्प्रॉपर स्टोरेज क्या था, एक पहला था टेम्परेचर, दूसरा था रिएक्शन विद कंटेनर मटेरियल। टेम्परेचर में क्या था, द रेट एट विच द केमिकल डिकम्पोजिशन एंड फिजिकल चेंजेस अकर इन स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट कैन सपोर्ट टेम्परेचर। क्या कहता है कि जो आपका रेट होता है किसका, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, तो खराब होने का जो प्रोसेस कह लो, कह रहा है कि द रेट एट विच द केमिकल डिकम्पोजिशन, जब आपका केमिकल क्या होता है, डिकम्पोज खराब होना होता है, एंड फिजिकल चेंजेस अकर इन स्टोरेज प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और ये जो आपके चेंजेस आते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। द टेम्परेचर स्टोरेज रिक्वायरमेंट असाइन द फार्मास्यूटिकल इफ ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सब्सटेंसेस एज पर फार्माकोपिया। देखो फार्माकोपिया में प्रॉपर स्टोरेज के बारे में हर किसी के बारे में बताया गया है, फार्माकोपिया इसीलिए बना है ना, हर एक प्रोडक्ट का स्टोरेज, कहाँ उसको स्टोर करना नहीं करना, वो सब आपको मेंशन किया गया है। अगर आप फिर भी उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो तो प्रोडक्ट तो कंटामिनेट होगा ही। उसके बाद है आपका रिएक्शन विद कंटेनर मटेरियल। कंटेनर मटेरियल क्या होगा, द पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन विद कंटेनर मटेरियल एंड कंटेंट कंस्टिट्यूएंट आर नॉट बी इग्नोर। कहता है कि जो आपका रिएक्शन होता है कंटेनर और मटेरियल के बीच में, उसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। द क्रीम एंड ऑइंटमेंट आर लायबल टू रिएक्ट विद मेटल सरफेस। ये जो आपका है, कभी क्रीम और ऑइंटमेंट को मेटल के उसमें देखा है, मेटल के साथ देखा है, नहीं देखा, क्यों, क्यों मेटल सरफेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक। अब कहता है कि जैसे एग्जांपल लिया, सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट मस्ट नॉट बी स्टोर्ड एंड पैक इन मेटल ट्यूब। तो आपका सैलिसिलिक एसिड है वो मेटल और ट्यूब, मतलब कि मेटल के ट्यूब में स्टोर, ट्यूब होता है ना प्लास्टिक का होता है बना हुआ, अक्सर देखोगे, तो ये सैलिसिलिक एसिड है, इसके लिए खास कहा गया कि ये मेटल के स्टोरेज नहीं हो सकता इसका। अगर आप फिर भी कर दो तो वो तो आपका कंटामिनेशन दिखाएगा। अब है एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कंटेन डस्ट एंड सम गैसेस। एटमॉस्फेयर क्या क्या आपका बनाएगा, सब कुछ होता है ना वातावरण में, सब कुछ होता है ना, क्या क्या होता है, डस्ट होता है, गैसेस होता है, गैस में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्सेनिक एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट ड्यूरिंग। अगर आप ओपन एरिया में कुछ भी कर रहे हो तो ये क्या क्या आपके प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर सकती है। उसके बाद आपका सम केमिकल्स आर इजीली अफेक्टेड बाय CO2। केमिकल से ऐसे जो होता है इजीली CO2 के द्वारा, CO2 क्या होता है, के द्वारा अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है किसमें, एयर में, जब CO2 और H2O आपस में मिलते हैं तो वो आपके किसी भी केमिकल्स को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मिंग कार्बोनेट, जब आप अगर आप, हाँ फिर रिएक्शन आया CO2 प्लस H2, ये कैसे हुआ, दोनों को किसके बनाने के लिए मिलाया, बताओ, बोला ना, सम केमिकल्स आर इजीली अफेक्टेड बाय CO2 प्लस H2O एयर फॉर्मिंग कार्बोनेट, वो कार्बोनेट बनाते हैं इसीलिए अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब कहता है कि और बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का क्या होता है फॉर्मूला, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, कार्बोनेट का हाँ हुआ है सामने, प्योरिटी और एक्टिविटी। अब जब ये आपका अफेक्ट करेगा प्रोडक्ट को तो उसके वजह से आपका प्योरिटी क्या होगा, अफेक्ट होगा, उसके वजह से उसकी एक्टिविटी भी अफेक्ट होगी ना।
अब कहता है कि जैसे एग्जाम्पल लिया NaOH readily absorb atmospheric कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर। NaOH जो होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब इजीली कर लेता है। जब आपका एटमोस्फेरिक में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस होगा तो NaOH के साथ अगर आप रिएक्शन करवा रहे होगे तो वो तुरंत उसको क्या करेगा, इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा। है तो सब गैस ही ना, गैस ही है ना, या कुछ और भी है? पक्का? के बाद आपका डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब पता है? डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन मींस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योर चीप एंड सब्सटेंसेस टू द जेन्युइन ड्रग। मतलब एक अच्छे खासे ड्रग में जब मिलावट की जाती है, कोई सब चाहे सिमिलर, अब देखो ऐसे मतलब तो दाल चीनी चावल सब में मिलावट होता है, वो मिलावट पकड़ में भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो मटेरियल जो होता है वो सेम रहता है, उसका काम भले हो ना हो लेकिन वो बनाया जाता है सेम इसी पर्पज के लिए। तो इसीलिए कहा गया है जब आपका डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन होता है, जब जानबूझ को ऐड किया जा रहा हो तो आपका एडल्ट्रेशन में आएगा। ठीक, ये था यहाँ तक आपका सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज। अब है इम्प्योरिटी की लिमिट। ठीक है, हर चीज की एक लिमिट होती है ना, क्या कि नहीं? आप मतलब की लिमिट ना बाहर जाओगे। और ये लिमिट बनाने वाला कौन होता है? कौन है? देखो, लिमिट डिफाइंस द सेफ्टी लिमिट ऑफ इम्प्योरिटी। होता है कि वो आपके लिए सेफ्टी डिफाइन करता है कि अगर आप कोई चीज अमाउंट में क्रिएट कर मतलब लोगे तो वो आपके लिए सेफ है, उससे ज्यादा लोगे तो सेफ है। कहता है कि नोन एज द इम्प्योरिटी क्वालिफिकेशन लिमिट। जो आपके सेफ्टी लिमिट को डिफाइन करता है उसी को हम क्या कहते हैं? इम्प्योरिटी क्वालिफिकेशन लिमिट। ठीक है, क्या लिमिट का क्या काम है? कोई भी प्रोडक्ट पेशेंट को हार्म ना करे। क्या? अब है आपका FDA क्राइटेरिया एंड साइंटिफिक लिटरेचर आर यूज फॉर अप्रूवल। ठीक है, आपके FDA क्राइटेरिया और साइंटिफिक लिटरेचर होता है वो यूज होता है किसी को अप्रूव करने के लिए। तो भी खाने से पीने से चीज रिलेटेड होता है उसको कौन अप्रूव करता है? क्या का फुल फॉर्म क्या? मे बी एक्सेप्टेबल इफ, कब? देखो, एक्सेप्टेबल तभी होगा जब उसको लीगली किया जाए। और वो अप्रूव किसके द्वारा किया जाएगा? जब वो मेटाबोलाइट्स हो। मेटाबोलाइट्स का मतलब के बाद जस्टिफाइड बाय साइंटिफिक लिटरेचर, जब उसको जस्टिफाई किया गया हो कि हाँ ये चीज का हम यूज कर सकते हैं। डोंट एक्सीड लिमिट्स फ्रॉम इन इम्यूनोजेनिसिटी स्टडीज। क्या होता है? क्या होता है? प्रोजीनोटॉक्सिसिटी क्या होता है? पढ़ाया था ना मैंने। क्या होता है? डोंट एक्सीड द अमाउंट दैट इज प्रूवन टू बी सेफ इन लैब। मतलब कि तो आपका लिमिट तो मतलब जो लिमिट सेट है लैब में उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। यानी और को, तो इसको हम क्या कहते हैं? टॉक्सिसिटी। है, तो इसके द्वारा भी वो क्या हो? अप्रूव्ड हो, उसको क्रॉस ना करे। ठीक, अब है आपका क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटीज। मतलब कि इम्प्योरिटीज का क्वालिटी भी खराब होगी। मिलावट तो मिलावट होती है ना, चाहे 2 पैसे की हो या 4 पैसे की। तो यही कहती है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटी। पहला क्या है आपका? फॉर इम्प्योरिटीज, ऐसे मतलब कि तो हम डिलीट कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लिमिट जैसे कि हार्मफुल इम्प्योरिटीज लाइक लेड आर्सेनिक मस्ट नॉट एक्सीड। अब देखो इम्प्योरिटीज लेवल सेट है ना, अब उसको एक्सीड वो नहीं करना चाहिए। तो क्या है आपका? इस लिमिट्स डिफाइंड इन फार्माकोपिया। और ये लिमिट आपको कहाँ मिलेगा? फार्माकोपिया में, क्योंकि को बनाया है इसीलिए गया है। उसके बाद आपका सब्सटेंसेस आर टेस्टेड टू फॉर द अमाउंट ऑफ सच इम्प्योरिटीज इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स। अब देखो, कुछ इम्प्योरिटीज होते हैं वो आपके लिए एक्सेप्टेबल होता है ना, लेकिन कब एक्सेप्टेबल होगा? तब वो लिमिट में होगा और वो आपके लिए यूजफुल होगा, क्या आपके बॉडी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं कर रहा होगा।
अब दूसरा है आपका लिमिट फॉर हार्मफुल इम्प्योरिटी, हार्मलेस इम्प्योरिटीज। ये तो था डिलीटरियस, मतलब कि जिसको हम रिमूव कर सकते हैं जिस इम्प्योरिटी को। ये है आपका हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब इम्प्योरिटीज तो है लेकिन वो क्या है आपके लिए हार्मलेस है, मतलब कोई अफेक्ट आपको नहीं करेगा। तो उसमें आपका इवन हार्मलेस इम्प्योरिटीज आर कंट्रोल टू अवॉइड रिड्यूस डेथ। अब देखो इसका भले ही आपके बॉडी पे इफेक्ट ना करे लेकिन वो थेराप्यूटिक सब्सटेंस एफिकेसी है उसको कम करने का उसमें कैपेबिलिटी होती है कि अगर कोई ड्रग आपके ऊपर जिस तरीके से वर्क करेगा उस तरीके से वो अगर इम्प्योरिटी कर दिया तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक, इसीलिए कहता है कि अगर उसका हार्मलेस भी है फिर भी उसको कंट्रोल करना जरूरी है। अब कहता है कि लिमिट डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करता है, नेचर एंड यूज ऑफ द सब्सटेंस, कि उसका नेचर कैसा है और उसका यूज क्या है। तो आपका नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द, मतलब कंपाउंड का नेचर कैसा है और इफेक्ट कैसा है, मतलब कि इफेक्ट मतलब क्या हो गया, किस चीज पे काम करवाने के लिए हम, किस चीज पे इफेक्ट करवाने के लिए हम उसको ले रहे हैं। ठीक, अब सम हार्मलेस इम्प्योरिटी कैन इवन इनहांस थेराप्यूटिक इफेक्ट्स। क्या कहता है कि कुछ ऐसे हार्मलेस इम्प्योरिटी होते हैं जो थेराप्यूटिक इफेक्ट्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब कहता है कि जो आपका एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल लिया कॉपर ट्रेसेस इन आयरन सप्लीमेंट्स हेल्प इन हीमोग्लोबिन फॉर्मुलेशन। क्या कहता है कि अगर कॉपर की जो ट्रेसेस किसमें होती है आयरन सप्लीमेंट में, तो वो किसमें काम करेगा, आपका हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, या बनाने का काम करेगा। क्या है आपका कॉस्ट, देखो सबके लोग सस्ती चीजें क्यों बनाते हैं, मिलावट क्यों करते हैं। तुम जाते हो दुकान पे वो बोलेगा 40 रुपये चावल, तुम बोलोगे अगर 30 रुपया वाला है तो दे दीजिए ना। अब वो घर में तो नहीं बनाता है ना, क्या करेगा, मिलावट करेगा, है ना, कि हम इसको 40 रुपये का सामान कैसे दे, जब मिलावट करेंगे तभी ना। कई चीज है कॉस्ट, अचीविंग इम्प्योरिटी फ्री सब्सटेंसेस इज कॉस्टली। अब देखो जो चीज प्योर होगा अच्छा होगा उसका कॉस्ट भी ज्यादा होगा। उसके बाद है मल्टीपल प्योरिफिकेशन स्टेप्स रेज कॉस्ट। अब देखो जो आप पूरा तरीके से प्योर रखना चाहते हो उसमें बहुत सारा मेथड होगा, पूरा प्रोसेस यूज होगा, और उसमें क्या होगा, क्या खर्च होगा, फ्री में तो नहीं हो जाएगा ना। इसीलिए कहता है कि मल्टीपल प्योरिफिकेशन स्टेप रेज कॉस्ट। जब आप बहुत सारे यूज करोगे प्योरिफिकेशन तो उसके लिए आपका पैसा भी बढ़ जाएगा। तो फार्माकोपिया सेट एक्सेप्टेबल इम्प्योरिटी टू बैलेंस इम्प्योरिटी एंड कॉस्ट। तो इम्प्योरिटी और कॉस्ट दोनों को बैलेंस करने के लिए फार्माकोपिया ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है। उसके बाद अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन में क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या आएगा अडल्ट्रेशन में, फाइंड एज एडिंग अ सिमिलर बट इंफीरियर सब्सटेंस। ठीक है, और इम्प्योरिटीज टू प्योर वन। क्या कहता है, डिफाइंड एज एडिंग सिमिलर बट इंफीरियर। देखो तो होगा कोई, अगर दाल में हम दाल के तरह दिखने वाला चीज ही ना, अंडा में हम अंडा के तरह दिखने वाला ही चीज मिलाएंगे ना, चावल में उस तरह दिखने, अगर उसमें दिखेगा सेम तो हम सब पहचान जाएंगे, लेकिन उसका जो काम होता है वो सेम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे सोडियम सॉल्ट एडल्ट्रेटेड विद पोटासियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट को मिलावट कर दिया जाता है, क्या पोटासियम सॉल्ट सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, उसका काम सोडियम सॉल्ट वाला हो जाएगा, नहीं। अब कहता है टफ अडल्ट्रेटेड सब्सटेंस में वर्क एथिकल एडल्ट्रेशन इज। क्या कहता है कि देखो एडल्ट्रेशन भी लीगल होता है, ठीक है, लेकिन कब, जब वो अप्रूव्ड। लेकिन ये जो है एथिकल एडल्ट्रेशन जो होता है वो क्या होता है आपका, मतलब जब आप बिना किसी एथिक्स के, बिना किसी परमिशन के आप यूज किए जा रहे हो, लीगल हुआ ना, बिना एथिक्स के। अब है फार्माकोपिया स्पेसिफाइड टेस्ट एंड लिमिट फॉर सच इम्प्योरिटी। फार्माकोपिया का काम क्या है, ऐसे इम्प्योरिटी के लिए एक लिमिट सेट करना। ठीक, समझ में आया प्रोसेस ऑफ इम्प्योरिटीज। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, आंसर करना। ठीक, के बाद मतलब कि पर क्या आना, अगर कोई एक बार और रिवीजन कर लेना, किसी को अगर फिर से सेक्शन में प्रॉब्लम हो तो आके लेना।